You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। इस दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। मलिक साहब से भी बात हुई, बहुत सारे लोगों ने हमसे कोई सवाल भी किए हैं, स्पेशली लोगों का जो मसला है वो डिवोर्स, और जो लास्ट वीक हमने एक एडवाइस और एक चैरिटी के बारे में लिखा था, उसके लिए भी लोगों ने बहुत सा पूछा है। सबसे पहले तो हमें खुश आमदीद कहेंगे आपकी जानिब से कि मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग काफ़ी पसंद करने लगे हैं आपकी एडवाइस को और नसीहत को जो आप डाल रहे हैं। लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लोधी साहब बहुत शुक्रिया आपका इतनी गर्मी में फिर आने का। और मुझे तो कम से कम 25 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा। ऑन वंस अ वीक मैंने टाइम दिया है पब्लिक को, बड़ी अच्छी बात। राइट, कि अगर जितनी भी एडवाइस ले सके उनके लिए फ़ायदेमंद है, राइट। क्योंकि इन टू माइंड नॉलेज इज़ पावर। अगर उन्हें पता है क्या करना है, स्पेशली इन लॉ, क्योंकि कानूनी तौर पे आपको अपना हक ज़रूर पता होना चाहिए कि ये मेरा हक बनता है, और मैं कैसे ले सकता हूँ, हाँ, कैसे लेना सकता है। यही कानून है और यही सब कुछ है। सही है। और अगर आप प्रोग्राम मेरे मतलब पिछले 20 सालों से सुनते रहे हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब तो क्योंकि लाइव टीवी हर किसी के पास है, बिल्कुल, और लोगों ने बहुत से शुरू किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरा तो लोगों ने शुरू भी बहुत किया है, लेकिन जब से मैंने शुरू किया हुआ ना, विदाउट लॉस किया है। सही है, राइट। आप मेरा अल्लाह का शुक्र, आई एम नॉट ट्राई टू एडवर्टाइज माई सेल्फ बट ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट द लिसनर्स। यही मेरा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी बार कहा, चैरिटी है, सदका जारिया है और चैरिटी है, और लोगों को अगर इसका बेनिफिट और इसका अगर कुछ फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैक में आपको इसका फ़ायदा मॉरली या फाइनेंशियली या अल्लाह की तरफ देखो, से कुछ मैंने आपने जब शुरू हुए थे ना मेरे साथ, अब तो वो भी नीली साल हो चला है देखो शुरू हुए आपको, मैंने एक बात कही थी, व्हाट गिव्स मी द मोस्ट, कह लें कि सेटिस्फैक्शन क्या मिलती है मुझे, वो मिलती है व्हेन आई पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस। क्या बात है, स्माइल ऑन समवन फेस। और ये यकीनन आपके चेहरे पे भी स्माइल आएगी। आज हम सवाल जो हमारे पास है वो है चैरिटी के हवाले से। वीवर जानना चाहते हैं कि चैरिटी, हाउ दे कैन फॉर्म द चैरिटी, कैसे ये चैरिटी ले सकते हैं, और होम ऑफिस से इसका जो लाइसेंस है उसकी क्या। जी, आपने ना 2-3 सवाल एकदम कर दिए। आप बस, मैं खामोश हूँ, आप बोलते जाएं। नहीं, वो पता बात, चैरिटी जो है ना जी, ये एक चैरिटी कमीशन है यहाँ, ठीक, राइट। उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। इट्स लाइक अ कंपनी हाउस। कई कंपनी हाउस से भी आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि सम चैरिटीज आर लिमिटेड बाय लिमिटेशंस। लेकिन चैरिटी कमीशन के लिए अगर आपने रजिस्टर कोई भी चैरिटी करनी है, उसका आपको मैनिफेस्टो चाहिए कि ये मैंने करना है, वो पूरा बनाना पड़ेगा। सही, राइट। उसकी मेरा मतलब मैनिफेस्टो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। पहले तो ये करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कम से कम 7 या 5 आदमी भी टुगेदर करने चाहिए जो क्लीन हो, सब कुछ ठीक हो उनके पास, और उनका ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी चैरिटी रजिस्टर करनी है ना, कि आपका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। सही है, राइट। अगर जब आपकी चैरिटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उससे पहले कई बार वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट भी खोल के आओ। और बैंक अकाउंट में क्यों वो कहते हैं पहले कि बैंक वो देखती है, अगर कोई चैरिटी का अकाउंट हमने खोलना है ना, तो इसके पीछे स्पॉन्सर कौन है, कितने के पैसे आ सकते हैं इसको, क्या मेरा मतलब ये अकाउंट चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ये सारी क्राइटेरिया जब मीट हो जाती है ना, फिर आपको एक चैरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ठीक, राइट। जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, फिर आप अपनी चैरिटी शुरू कर सकते हैं टू कलेक्ट। और ये चैरिटी ऐसी है जैसे कोई कंपनी है। ठीक, राइट। इसके अकाउंट भी बनने हैं, और इसके बताना इतनी हमने चैरिटी ली है और इतना हमने खर्चा किया है। उस खर्चे में जो लोग काम करते हैं वो सैलरी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन। आई मीन यूजुअली, आई मीन more than 40%, sometimes 60% goes to the expense, depending what charity it is. क्योंकि चैरिटी का मेरे डायरेक्टर भी होते हैं, रनिंग भी करते हैं। जैसे रेड क्रॉस लगा लो यहाँ से, मेरा मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क फॉर रेड क्रॉस, और उनकी जॉब है टू कलेक्ट मनी, टू डू ऑल दिस. तो obviously they want to be paid. I mean, there are some top jobs
लेकिन कईयों को सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ, कई लोगों की वॉलंटियर खिदमत कर रहे हैं। लोग, कई बाद में आपको वॉलंटरी वर्कर भी बहुत मिल जाते हैं, जी। लेकिन वो तो ड्यू टू नो वेजेस मिलते हैं आपको। लेकिन जो आम चैरिटी चलाते हैं वो अपना खर्चा तो ऐसे ही कढ़ाते हैं। लेकिन कई देर आर सम चैरिटीज, आई मीन नॉट मैनी, जो कि 100% खर्च देती है। सही है। जो लोगों के पास इतना है कि वो कोई वजह से करते हैं, किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, राइट, वो जितने पैसे खर्च होते हैं वो हॉस्पिटल पे जाते हैं, यानी वो अपने लिए कोई उसमें से नहीं लेते। बहुत सारी चैरिटियां हैं ऐसी जो, बहुत सारी नहीं, दैट्स ओनली फ्यू, राइट। क्योंकि कोई भी चैरिटी रन करने को, देखो ना, जी, जी। एक हॉस्पिटल लगा लो, जिसने हॉस्पिटल बिल्ड करना वो तो अपना पैसे लगाएगा ना, वो तो चैरिटी दे दी ना, जी 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 जी, राइट। बिल्कुल, मेरा तो जो मेरा बिल्डर्स हैं, जो वो कोई भी लोग वहाँ काम करते हैं, नहीं जी, उन्होंने तो दे आर वर्किंग फॉर द चैरिटी, यस, राइट, दे बीन पेड, यस यस, राइट। नहीं तो चैरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनमें होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, Yeah. जो उनके ट्रस्टीज हैं, कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं जी हम अल्लाह लिल्लाह फ्री काम करेंगे। बहुत कम मिलेंगे आपको, मेरा मतलब है, क्योंकि एवरीबॉडी इज देयर, राइट। बड़ी बड़ी चैरिटियाँ भी हैं, छोटी भी हैं, बहुत उनके कम लोग expense तो हैं। हैं, printing है, travelling नहीं, है, मेरा तो अगर तो पेट्रोल कोई, मेरा मतलब कोई वैसे ही, मेरा मतलब मल्टी बिलियन खुद है, तो वो तो कह सकता है भी आई डोंट नीड एनी मनी। सही, और लोग, लेकिन मेरा मतलब जो लोगों ने मेरा तो ये काम किया है कि किसी ने किडनी का खोलना है, एंड ही नीड्स टू सर्वाइव एज वेल, सो आई मीन ऑब्वियसली दैट इज बेसिकली, आई मीन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, सो दे कैन ड्रॉ, लेकिन डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करना है उसके जो अपना जो अकाउंट्स बनेंगे उसमें डिक्लेरेशन। हाँ, और आपने उसको अपने अकाउंटेंट को भी बताना है क्या है, सबको ऐसे अकाउंट बनता तो है। उसके बाद फिर वो जब रजिस्टर हो जाए तो फिर एक बात रजिस्टर होगी, आप चैरिटी इकट्ठी करते हैं, साल के बाद आपके अकाउंट भी बनते हैं, आप अकाउंट जमा भी कराते हैं चैरिटी कमीशन को, और ऑब्वियसली अगर कंपनी है तो कंपनी हाउस में भी। ठीक है। अब बात रही, आपने दूसरा सवाल किया होम ऑफिस। होम ऑफिस का चैरिटी से कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक, राइट। ये जो हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था ना, जी जी, वो हमने ये किया था कि वो कहते थे जी चैरिटी वीज़े आ गए हैं। लोगों को अक्सर आपने सुना है, लोग कह रहे थे चैरिटी वीज़े बहुत खुल गए हैं जी, हर कोई जी चैरिटी वीज़ा कैसे मिलता है, चैरिटी वीज़ा। जो भी चैरिटी है ना, इस्टेब्लिश चैरिटी, याद रखें, उनको अप्लाई करना पड़ता है फॉर अ लाइसेंस टू द होम ऑफिस। ठीक, जैसे कोई कॉलेज है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई स्कूल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी ने काम के लिए बाहर से आदमी मंगाने हैं, उसने भी लाइसेंस, उस हर किसी को लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। वही क्राइटेरिया है चैरिटी के लिए भी, कि उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसकी जो फीस है वो कम है, क्योंकि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये बात ज़रूर है, लेकिन क्राइटेरिया तो वही है ना, इस्टेब्लिश चैरिटी हो, उसका कोई बैकग्राउंड हो, राइट, और वो बताएं कि किस लिए चाहिए। और दूसरी बात ये है कि फंड जो होता है ना, कि हमने जी वो फंड कलेक्शन करनी है, फंड फॉर फंड एंड ऑल दिस, उसके लिए ये वीज़े नहीं है। यू मस्ट हैव शो दैट कि आपके पास क्या इन्फ्लुएंस है और कैसे आपने इस चैरिटी को इनहांस करना है। जो कलेक्शन होगी वो कहाँ इन्वेस्ट की जाएगी, वो भी नहीं, ये उसका नहीं काम। देखिए ना, फिर वही बात है, ये बिल्कुल उसका काम नहीं है जिसने चैरिटी कलेक्ट करनी है, ये तो उनका ट्रस्टियों का काम है ना, कहाँ खर्चनी है, कहीं नहीं। लेकिन वो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ चैरिटी लाइसेंस की, लाइसेंस की प्लीज। लाइसेंस ये है, जब लाइसेंस मिल गया फिर आपने ढूंढना है कि मैंने किसको बुलाना है जो इनहांस कर सके मेरी चैरिटी को, राइट। कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन है, राइट, कि कैसे मैं बताऊंगा कि ये आदमी यहाँ आ गया है और लोग यहाँ आके ज़्यादा चंदा देंगे या ज़्यादा कुछ करेंगे, ज़्यादा कलेक्शन होगी, उसको वीज़ा मिलेगा। इट इज़ द सेम कैटेगरी हैज़ अ टेम्पररी वर्कर्स इन फार्मिंग फील्ड। ये भी टेम्पररी वीज़े हैं, 1 साल के लिए, वो भी टेम्पररी हैं, राइट। ये जो 1 साल का ये एक्सटेंडेबल भी है, हो सकता है एक्सटेंड फिर हो सकता है, अगर इफ़ यू कैन शो दैट इट इज़ नीडेड, राइट। बट लेकिन मेरा तो ज़्यादा ना ही करें तो बेटर है, सही, राइट। अच्छा, मेरा मतलब कि इट्स नॉट अ केस टू सेटल हियर, ये बात याद रखें प्लीज। इट हैज टू गो बैक एनीवे आफ्टर द टेन्योर, नहीं लीगली, राइट। मैं बात सिर्फ लीगली हम करते हैं। लीगली ये है कि 1 साल का वीज़ा है मैक्सिमम, 1 साल के बाद आप जल जाए। इसमें ये है क्योंकि आप चैरिटेबल बहुत हैं, आपने, उन्होंने ये भी कर दिया है कि आप अपनी
वाइफ को भी ला सकते हैं और बच्चों को भी साथ रख सकते हैं। हाँ, वो हमने डिस्कस किया था, वो बच्चे लास्ट आए वीक तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, बच्चे पढ़ भी लेकिन सकते आप मेन सवाल आपका ये था कि चैरिटी रजिस्ट्रेशन और चैरिटी लाइसेंस, ये दो चीज़ें डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और पहले अपनी चैरिटी जिनके पास इस्टेब्लिशमेंट है वो देखें कि क्या हमें कोई आदमी चाहिए, क्या हम इस तरफ जाएंगे, और बुक्स क्या हम होम ऑफिस को भी दिखाएंगे कि हमारी क्या बुक्स हैं, क्या हमारी वैल्यू है चैरिटी की, कितना हमें फंड मिलता है, क्या अकाउंट जमा कराएंगे, अकाउंटेंट वेरीफाई करेगा, राइट, कितने आदमी यहाँ काम करते हैं उस चैरिटी के लिए, क्या डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर कोई भी डिक्लेयर नहीं है तो फिर आदमी तो नहीं ना बुलाना आपने। सही बात। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ये चैरिटी वीज़ा नहीं कि हर कोई चैरिटी, जैसे आपने अभी मुझे बताया था कि ये कहता जी चैरिटी खोल लूँ तो अब मेरे आदमी आ जाएंगे। आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, राइट। दो पीपल आर राइट गोना एडवाइस रॉन्गली, बट जो कानून कहता है ना वो तो पास्ट ऑल दिस ईयर्स, मैं तो वही बताऊंगा जो कानून आपको कहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो सवाल था उसका जवाब आपको मिला होगा। पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये पहले आपको चैरिटी से नंबर लेना पड़ेगा, चैरिटी रजिस्टर करानी पड़ेगी, उसके क्राइटेरिया को फिल करें, उसके बाद होम ऑफिस से आप रजू करें, और जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ से आपको स्टाफ को बुलाने का वीज़ा मिलेगा। ये तो हमारा सवाल था जो हमसे पूछा गया था, यकीनन आपको इसमें काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। अगला सवाल है हमारा जो डाइवोर्स के हवाले से, इसकी क्या शराइत हैं डाइवोर्स की, इसमें ज़रा सी डालिए, लोग काफ़ी इसमें पूछते हैं। देखिए पहले जो शराइत थी ना, सबसे पहले कि वो थी कि फॉल्ट दिखाना पड़ता था कि इसका ये फॉल्ट है, ये इसने मेरे साथ किया या उसने मेरे साथ ये किया, मुझे ट्रीट नहीं अच्छा किया, वो किया। तो अब आ गया है नो फॉल्ट, लेकिन नो फॉल्ट का डिवोर्स का भी कोई क्राइटेरिया है जी। ये नहीं कि कोई भी क्राइटेरिया आप कह लें कि नहीं होता। पहली तो बात है यू मस्ट हैव बीन मैरिड ओवर अ ईयर बिफोर यू कैन डिवोर्स। अच्छा, ये पहले ही है मैट्रिमोनियल एक्ट में कि 1 साल आपका होना चाहिए। अच्छा। फिर आपने उसके बाद नो फॉल्ट ये है कि आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ कोई रहते हैं, क्या है, थोड़ा बहुत ज़रूर बताना पड़ेगा आपको, राइट, कि नो फॉल्ट डिवोर्स फिर भी। लेकिन नाउ इट टेक्स अप टू 20 weeks and case is settled in case there is no other issues in there। yes otherwise correct। अगर तो मेरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवोर्स है ना अकेला, लेकिन और उसके बाद आपको अब वो कहते पहले से डिग्री निसाई मिलती थी, डिग्री एब्सोल्यूट मिलती है, अब आपको ऑर्डर मिलेगा। सही है, राइट, डिग्री नहीं मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा, फाइनल ऑर्डर। ठीक है, जो फाइनल ऑर्डर जो बताना 1 साल शादी को होना चाहिए, उसके बाद डिवोर्स कर सकते हैं, तो इसमें इसको ये तो नहीं बताना पड़ता कि मैं क्यों डिवोर्स कर रहा हूँ, ऐसी ये नहीं जो कानून आया है ना, इट्स नो फॉर डिवोर्स, नो फॉर। सो इफ यू कांट लिव विद समवन, लेकिन माइंड मैच नहीं हो रहा या ये देखो ना, ये दैट्स देयर प्रॉब्लम्स। आई मीन आई एम नॉट गोना से कि ये है वो है, अगर नहीं बनती तो वो डिवोर्स ही करेंगे। लेकिन आई मीन ऑलवेज they should consider reconciliation। ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि reconciliation ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए before you proceed to divorce, क्योंकि divorce is the end। डिवोर्स इज़ द एंड, राइट। अभी ये बात याद रखें। डिवोर्स के हवाले से भी बात हो रही थी, और यकीनन जो सवाल अगर आपके पास कोई है इसी हवाले से, चैरिटी हो, इमिग्रेशन का हो और फैमिली लॉ के हवाले से हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है इसमें ईमेल भी है, टेलीफोन नंबर भी है, और मलिक साहब इसका जवाब भी देते हैं। लोग पूछते हैं कि जी हम मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये जो बैठे हैं आप लोग की खिदमत करने के लिए, इसीलिए बैठे हैं। आप उनको फ़ोन कीजिए, इनसे राय लीजिए, इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलिए। हो सकता है कि वो बातें जो हम नहीं पूछ सके, आप चाहते हों कि हम कमेंट में ना लिखें और जाके डायरेक्टली उनसे बैठ के बात करें, मुमकिन है। बहुत सारे तरीके हैं इनके साथ मिलने के लिए। तो ये सोचना कि हम अगर कमेंट में अपनी कोई प्रॉब्लम लिखेंगे तो लोगों को पता लगेगा मैं आपके साथ हूँ, सीक्रेसी, आपकी प्राइवेसी कहीं भी नहीं जानी चाहिए। अगर आपको ऐसे ही कोई मसला है, आप फ़ोन कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, और जो आपकी प्राइवेसी है डेफिनेटली सीगा राज में रखी जाती है, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी अगर कोई ऐसा मसला है तो। हमारी बात हो रही थी मलिक मकबूल साहब से, जारी रहेगी ये बात छोटी सी ब्रेक के बाद।
Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217 मलिक लीगल सोलिसिटर। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। ब्रेक में आपने देखा कि मलिक लीगल सोलिसिटर की जो ऐड आपने देखी वो भी आप ही के लिए है। ये जो आप अभी आप देख कर हटे हैं, हमारी बात हो रही थी मकबूल मलिक साहब से। इनसे हमारा सवाल होगा डिवोर्स के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा इशू है कंट्री के अंदर कि हर आदमी इस वक्त परेशान है। कहीं दिल मिलते हैं, कहीं दिमाग मिलते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता, तो डिवोर्स का हक होता है। सवाल मेरा ये है मलिक साहब कि जो डिवोर्स का है, इसके अंदर फाइनेंस को कैसे एडजस्ट करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो फाइनेंस होता है ना, अगर मैरिड कपल का है तो दे हैव टू मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन, और जब तक फाइनेंस का सिचुएशन सेटल नहीं हो जाती ना, अगर आपने एप्लीकेशन कर दी है तो आपका फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक। जैसे अगर वो 2 साल भी लग जाएंगे ना तो वो फाइनल ऑर्डर नहीं आता, अगर उसमें जब तक आपकी फाइनेंस भी ना सॉर्ट आउट हो जाए, दोनों यानी हस्बैंड वाइफ की। वेल हस्बैंड एंड वो फाइनेंस तो दोनों के होगा, जब तक उनकी तीसरे आदमी का तो नहीं ना। नहीं, जब तक वो आपस में सेटल नहीं होता। नहीं, जब तक हाँ, अगर आप आपस पहले देखो ना, पहले हीयरिंग होती है, वो कहते हैं ये दे दो इसको, फिर अपना ई फॉर्म है, फिर सोलिसिटर जो है ना वो आपस में करते हैं कि आप इतना कर लो, ये ऑफर कर दें। अच्छा। उसके बाद नहीं होता तो FDR में चला जाता है। ठीक है। ये खर्चा ही खर्चा अच्छा, है। इसके दौरान अगर ये एक मिनट बाद, ये खर्चा ही खर्चा है, राइट। जब भी आप चाहें ना एक दूसरे से सेटल कर लें बिफोर हैंड, ये जब भी जी, इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है। ज़्यादा खर्चोगे, मेरा मतलब ऑब्वियसली अगर आपने जाना है तो इवन फॉर से कि जिन्होंने सर्वे करना है आपकी प्रॉपर्टियों का, अगर 4-5 प्रॉपर्टी हैं, 4-5 हज़ार पाउंड वो ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। राइट। फिर आपका, मेरा मतलब अगर कोई बिजनेस है, 4-5 हज़ार वो बिजनेस वाला ले लेता है उसकी वैल्यूएशन करने का। फिर अगर आपके पास वो टैक्स वाला अकाउंटेंट है वो ले लेते हैं कि इतना टैक्स लगेगा, सिर्फ बताने के लिए। सो इस एडिंग अप एंड एडिंग अप, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों में, आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, राइट। एंड डिपेंडिंग हाउ लॉन्ग द मैरिज इज एज वेल। ये नहीं कि मेरा मतलब साल बाद ही सब कुछ ही उसको मिल जाता है, या अगर औरत के पास $1,000,000 है और साल बाद आप डिवोर्स दे देते हैं, ये नहीं मतलब कि आप सारे हकदार हो जाते हैं। ये भी बहुत काउंट करेगा, दो इट इज़ काउंटेबल दैट। एक साल में आपने क्या किया, एंड इफ द मैरिज इज देयर फॉर 10-15 years then it's different, right? So there's a different scenario altogether. बात फाइनली मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप करते हैं ना डिवोर्स का, उसमें एक टिक करते हैं कि इज देयर एनी फाइनेंशियल इश्यूज और नॉट। ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आपने एप्लीकेशन करनी है फाइनेंस की कि नहीं करनी। ठीक है। ये वो नहीं कहते कि आप करेंगे। अगर ना की किसी ने एप्लीकेशन तो 20, वो मैं कहता हूँ ना 20 वीक के बाद वो डिवोर्स फाइनल हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर कर दी जी, अगर टिक कर दिया, हाँ, तो फिर नहीं, टिक नहीं, अगर एप्लीकेशन कर दी इस दरमियान, अच्छा ना, फिर आपका फाइनेंस का वो हियरिंग हो जाएगी। अच्छा, सवाल ये है कि एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान उन्होंने कहा जी हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने आगे एप्लीकेशन जो थी वो कर दी, लेकिन आफ्टर सम टाइम एप्लीकेशन चली गई थी, उन्होंने फिर कहा कि आर्बिट्रेटर कोई आ गया, उन्होंने कहा हस्बैंड वाइफ से कि ऐसे कर लो, वो मान जाते हैं, तो वो जाके उसको रिवाइव कर सकते हैं। एक बार फाइनल ऑर्डर हो जाए ना, फिर तो रिवाइव नहीं ना होता। अच्छा, ड्यूरिंग द केस चल रहा हो तो हो सकता है। हाँ, जो मर्जी कर लें आर्बिट्रेशन, लेकिन उसके बाद अगर फाइनल ऑर्डर हो गया तो फिर तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू सेट असाइड, राइट। और अच्छा, दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि ये जो बच्चों का, इसके साथ कैसे होगा? देखिए, बच्चे इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बच्चों के लिए ना तो किसी को डिवोर्स चाहिए, राइट, ना फाइनेंसिस की कोई ऐसी शरायत है, राइट। बच्चों का कॉन्टैक्ट लेना है तो अक्सर ये होता है कि आपने एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन से पहले वो कहते हैं कि आप, जैसे अपनी आपने कहा ना मीडिएशन करो, वो कहते हैं बैठ के ना किसी के पास, मीडिएटर के पास दोनों बैठ जाओ और डिसाइड कर लो
कि आपने बच्चे इस दिन रखने हैं, मैंने इस दिन, अगर नहीं होता फिर कोर्ट में आओ, राइट। ये बहुत ये इसका ना डिवोर्स से कुछ है, अच्छा, बच्चों का कुछ नहीं है, राइट। लेकिन यस, जिसके पास बच्चे हैं, राइट, वो ऑब्वियसली वो चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी के पास आप कैलकुलेटर करनी है कि इतनी मेरी उसकी सैलरी है और इसमें से इतने बच्चे हैं, एक दिन उसके पास रहते हैं, 2 दिन इसके पास रहते हैं, तो वो कैलकुलेट खुद ही कर देता कि इतने तुमने बच्चे के पैसे देने हैं। अच्छा, जो उसकी मेंटेनेंस वो भी, हाँ, वो भी एक अलहदा इशू है, ठीक। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक अलहदा इशू है, सही है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट अक्सर होता है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कहते हैं कि देयर इज बीन अ डोमेस्टिक वायलेंस। जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है ना, एवरीबॉडी गोज 1 स्टेप बिहाइंड, चाहे वो झूठ बोलते हो या सच बोलते हो, लेकिन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट, राइट, ठीक। फिर सबसे पहले वो कहता है कि मुझे सेक्शन की रिपोर्ट, सेफ गार्ड की रिपोर्ट चाहिए कि बच्चे कितने सेफ हैं। अच्छा। फिर उसके बाद कैफकास की रिपोर्ट चाहिए, वो क्या रेकमेंड करते हैं। अगर फिर भी ना उसके पास ना हो, फिर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो, पुलिस की रिपोर्ट, सोशल वर्करों की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टां बन के ना 1-2 साल इसी तरह कोर्टों में लग जाते हैं बच्चों के खर्चा सेपरेट, खर्चा, हाँ, राइट, लेकिन चलता जाएगा खर्च, वो तो वकीलों का खर्चा भी जाना है और मेरा मतलब आपका भी लगना है और टेंशन भी ज़्यादा है। लेकिन ना वी आर इन दी 21st century now, राइट, एंड इट्स नीली क्वार्टर ये भी चलेगी ये सेंचुरी, बिल्कुल, राइट। मेरा ख्याल है बैठ के जो बात हो जाए उससे, हाँ, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आप बैठ के डिसाइड कर लें अमेकेबली। देखो, नहीं रह सकते, इट्स डिफरेंट थिंग, बट रिमेंबर ही इज स्टिल द फादर of the children and she is still the mother of the children. Respect each other in that way. अगर आप इस तरह की रिस्पेक्ट करते रहेंगे ना, तो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, सही है, राइट। और कोर्ट भी यही चाहता है कि प्लीज सॉर्ट ऑल दिस आउट, सही। तो टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, और मॉरल सपोर्ट भी बच्चों के लिए रहेगी। हमारी बात हो रही है मलक मकबूल साहब से, आपका पास सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिले, यकीनन कहीं ना कहीं आपको तसल्ली ज़रूर हुई होगी। और फिर भी आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और आपके सवालों के जवाब के साथ। अपना ख्याल रखिए, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए MLS लीगल TV। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.